गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या किया था ना कि लेट हो गया आज क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, तो आज से हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट तो थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसे कहते हैं आप लोग को याद है ना, स्टार्टिंग में बताया गया था किस तरह के सिस्टम को। जैसे पेंडुलम देखो, मैकेनिकल सिस्टम में तो एक पार्टिकल भी होता है ना। जैसे आप मैकेनिकल सिस्टम डिस्कस करते हो, देयर इज अ सिंगल पार्टिकल, इट इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस, है ना। न्यूटन लॉ ऑफ मैकेनिक्स पढ़ते हो तो एक सिंगल ब्लॉक भी होता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कैसा होता है, ये बताया गया था ना कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मस्ट बी लार्ज एंड वॉल्यूम शुड आल्सो बी लार्ज। तो लार्ज का मतलब हो गया कि बेसिकली जो वॉल्यूम होगा वो साइज ऑफ पार्टिकल कंपैरिजन में बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बताया गया था। तो हम लोग देखो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं लेट्स से फोटोन गैस। तो हम स्टार्ट आइडियल गैस से भी कर सकते थे, लेकिन फोटोन गैस से इसलिए कर रहे हैं कि आइडियल गैस ऑलमोस्ट आप लोग जानते ही हो, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग विथ फोटोन गैस। अब देखो आइडियल गैस की बात करें या फोटोन गैस की बात करें, ठीक है। देखो जब भी हम जैसे मान लो आइडियल गैस की बात करते हैं ना, तो आप जानते हो आइडियल गैस का सारा डिस्कशन इस इक्वेशन पे बेस्ड होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए ये इक्वेशन कहां से आता है, डू यू नो हाउ डू यू गेट दिस इक्वेशन फॉर आइडियल गैस? सर वंडर लिख नहीं, तो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ आप जानते हो, ये सारे एक्सपेरिमेंटल लॉज है। इसका मतलब ये इक्वेशन कैसा है, एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है ये, ठीक है ना। दिस इज कह सकते हो कि आइडियल गैस के लिए एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद दिस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट फॉर आइडियल गैस। इज दैट ओके? तो ये ध्यान रखोगे कि जब भी हम किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का स्टडी करने जा रहे हैं ना, तो एक एजम्पशन के साथ स्टार्ट करना पड़ता है, और वो एजम्पशन बेसिकली कह सकते हो थ्योरेटिकल नहीं होता है, वो एक्सपेरिमेंटल होता है। मतलब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होता है बट थ्योरेटिकल एजम्पशन होता है, ठीक है ना। तो हम लोग ये कहेंगे देखो, फॉर ए फोटोन गैस, या इसी को आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी बोल सकते हो, ठीक है ना। दिस यू कैन कॉल ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो फोटोन गैस के लिए देखिए एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये है कि प्रेशर जो होता है ना, वो उसकी एनर्जी स्मॉल यू लिखा हुआ है, ठीक है ना, एनर्जी डेंसिटी डिवाइड बाय 3 होता है फॉर ए फोटोन गैस। तो ये मतलब कह सकते हो दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। हम इसको प्रूव कर सकते हैं बाद में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से, ठीक है ना। इट कैन बी प्रूव्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में आप इस रिलेशन को प्रूव नहीं कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखोगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, कोई भी सिस्टम का स्टडी करोगे ना, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट तो लेना पड़ेगा। इज दैट ओके? इसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जानते हो, सॉरी ये पी कैपिटल पी लिख दो, ये प्रेशर है, ठीक है ना। दिस इज प्रेशर कैपिटल पी, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स में देखो इसे हम लोग बोलते हैं फेनोमेनोलॉजिकल रिलेशन, ठीक है ना। फेनो, आप एक्सपेरिमेंटल रिलेशन बोलिए या इसे इसे जो है ना फेनोमेनोलॉजिकल रिलेशन कहते हैं। तो यहां से तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। इज दैट ओके? ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू इट, ठीक है ना। हम इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करो, ठीक है। मतलब फर्स्ट एंड, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं, देखो डी क्यू इक्वल टू डी यू और प्लस पीडीवी, ऐसे लिखते हैं ना, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी। ऑलराइट। तो अगर देखिए यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है, अगर सपोज करो जैसे देखो आइडियल गैस के लिए भाई हम थोड़ा थोड़ा रेफरेंस ले रहे हैं। आइडियल गैस के लिए आप जानते हो ना, पी वी टू द गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। पी वी टू द गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे अगर सपोज करो आइडियाबेटिक प्रोसेस कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। सपोज वी कंसीडर आइडियाबेटिक प्रोसेस,
ठीक है, तो अगर हम लोग आइडियाबेटिक प्रोसेस यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, इज दैट ओके? तो आइडियाबेटिक प्रोसेस कंसीडर करोगे तो देखो क्या होगा कि आइडियाबेटिक प्रोसेस में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है ना? नो हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, इसमें कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है ना? सो नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तो देखो इस केस में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी क्यू विल बी इक्वल टू 0, ठीक है? तो डी क्यू इक्वल टू 0 कर दोगे तो यहां से देखो ये जो है ना कैपिटल यू है, थोड़ा सा देखो मिस्टेक, मतलब मिस्टेक ना हो जाए इसलिए चलो ऐसा करते हैं, इसको डीई लिख देते हैं, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डी यू लिखते हैं ना, हम याद है हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि या तो सिंबल हम ई यूज करेंगे और यू यूज करेंगे, तो क्लैरिटी के लिए इसको ई लिख देते हैं। और इसमें यू जो लिखा गया है ना, ध्यान रखोगे, दिस यू इज एक्चुअली एनर्जी डेंसिटी होता है, दिस इज एनर्जी डेंसिटी, और इसका स्मॉल यू का वैल्यू होता है कैपिटल ई बाई वी होता है, ये मतलब E इज द इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना? तो इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पे देखिए डी क्यू को हम 0 लिख रहे हैं यहाँ पे, थर्मो आइडियाबेटिक प्रोसेस में नो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है, ठीक है ना? तो डी क्यू 0 लिख रहे हो तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू डी ऑफ ई आ गया। ई को हम लोग देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ई कैन बी रिटन एज स्मॉल यू और इंटू वी, ठीक है ना? देखो यहाँ पे स्मॉल यू और इंटू वी, यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इट ओके? स्मॉल यू इंटू वी लिख दिया गया, ठीक है? ऑलराइट, तो अब देखिए यहाँ पे स्मॉल यू इंटू वी लिखा गया है, और प्लस प्रेशर को हम यहाँ पे देखो स्मॉल यू बाई 3 लिखा हुआ है, इसको स्मॉल यू बाई 3 लिख देते हैं, इज इट ओके? ठीक है, और इंटू डीवी लिख दिया गया, इज दैट ओके? सो दैट्स व्हाट वी हैव नाउ, ओके? तो यहां से देखिए 0 इज इक्वल टू, इसको अगर हम ओपन करते हैं, ठीक है ना, इफ वी ओपन इट, तो यहाँ पे देखो u और इंटू आ जाएगा dv, और प्लस v इंटू और du आ जाएगा, प्लस u बाई 3, ठीक है, u बाई 3 और इंटू dv हो जाएगा। तो यहां से देखो ये टर्म और ये टर्म ऐड हो जाएंगे, तो 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4/3 u और इंटू dv, इज इट ओके? दिस इज व्हाट यू गेट, ये दोनों टर्म ऐड हो गए, और प्लस यहाँ पे v और इंटू डी यू निकल गया है, ठीक है ना? ऑलराइट, सो नाउ यू सी, हम लोग अगर दोनों साइड देखो डिवाइड बाय स्मॉल यू इंटू वी कर दो, तो देखो इससे डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पे 0 आएगा, 4/3, और स्मॉल इंटू यू वी से यू इंटू वी से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे u और u कैंसिल हो जाएगा, तो dv बाई क्या आएगा, v आ जाएगा, प्लस यहाँ पे डिवाइड करोगे तो v और v कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा du बाई u, इज इट ओके? दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है? तो अब आप देखिए यहां से, ठीक है, तो इस तरह से रिलेशन आ रहा है। तो अब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, देखो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो यहां से देखो 0 इज इक्वल टू 4/3 और ln v आ जाएगा, प्लस ln u आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल u है यहाँ, तो हम u तो इसके लिए एनर्जी के लिए यूज किए ही नहीं, कहीं पे भी u लिखा रहेगा ना तो आप समझ जाओगे एनर्जी डेंसिटी है ये, ठीक है ना? दिस इज एनर्जी डेंसिटी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 0, अच्छा एक मिनट, देखो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन कैसा है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना? तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप जानते हो कि एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगाना पड़ता है, तो चलो यहाँ पे कांस्टेंट, ये 0 था तो ये 0 तो हो गया, प्लस देखो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप दोनों में से किसी साइड भी लगा सकते हो, तो हम यहाँ पे ऐसे ln सम कांस्टेंट c लगा देते हैं, इज दैट ओके? तो यहाँ पे देखो ln c आ जाएगा इज इक्वल टू, इसे आप लिख सकते हो ln v टू द पावर 4/3, इज इट ओके? v टू द पावर 4/3, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा ln u, ओके? तो यहां से देखिए इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, ln c इज इक्वल टू ln और u इंटू वी टू द पावर 4/3, वी कैन राइट लाइक दिस, इज दैट ओके? तो यहां से आप देखो कि ठीक है, तो ये बेसिकली ln दोनों साइड से रिमूव करोगे ना तो u इंटू और वी टू द पावर 4/3 होता है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आइडियाबेटिक प्रोसेस में ट्रू हो रहा है, दिस इज ट्रू फॉर आइडियाबेटिक प्रोसेस।
इज इट ओके? तो दिस इज u और v टू द पावर 4/3, ठीक है ना? सो दिस इज ए रिलेशन विच इज ट्रू फॉर adiabatic प्रोसेस, ठीक है ना? तो देखो, अगर जैसे कि हम लोग आइडियल गैस में एक आदत सी होती है ना कि आइडियल गैस में हम लोग लिखते हैं पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना? तो हम इसमें देखो फिर से u की जगह पे अगर हम यहाँ पे ये पुट करें, देखो यहाँ से u की जगह 3p पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखो 3p, तो p में अगर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे v टू द पावर 4/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो अगर 3 से डिवाइड करोगे तो भी तो कांस्टेंट ही आएगा ना, तो यहाँ पे p इंटू वी टू द पावर 4/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है? तो ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना? जैसे हम लोग जानते हैं कि पी वी टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है आइडियल गैस के लिए, लेकिन अब देखो फोटोन गैस के लिए क्या आएगा हमेशा? पी इंटू वी टू द पावर 4/3, है ना? यहाँ पे देखो हम इसको यूज कर दिए, ये साइड में लिख लोगे, यूज u इज इक्वल टू यहाँ से 3p, ये यूज कर दिया हमने, ठीक है ना? तो पी वी टू पावर 4/3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो देखो ये एक बेसिक रिलेशन है ना, ठीक है? दिस टाइप ऑफ रिलेशन कैन डायरेक्टली बी आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है ना? तो अगर हम एक फोटोन गैस कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, तो फोटोन गैस के लिए ये पूछा जा सकता है कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है बेसिकली फॉर adiabatic प्रोसेस। इज दैट ओके? ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज हो सकता है कि जैसे हम लोग जानते हैं ना आइडियल गैस के लिए बार बार जब डिस्कशन करते हो तो प्रेशर की जगह पे टेम्परेचर भी ला सकते हो आप, पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करके। तो अब यहाँ पे बात ये है कि अगर हम प्रेशर को हटा करके सपोज टेम्परेचर लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे? हाउ टू ब्रिंग टेम्परेचर हियर? तो इसके देखो देखो दो तरीके हैं। या तो जैसे हम स्टार्टिंग में यहाँ पे ये बात किया ना कि P इज इक्वल टू u/3 होता है, दिस इज वन रिलेशन। और एक और इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक और लॉ होता है, आप जानते हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जिसमें एनर्जी इमिटेड इज इक्वल टू टेम्परेचर टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। तो उसको अगर हम डायरेक्टली यूज कर देना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी जो होता है ना वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर 4 होता है, ठीक है? तो उससे फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको रिलेट कर सकते हैं। या फिर उस रिलेशन को अगर हम चाहते हैं ना तो हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे बस एक रिलेशन ये यूज करेंगे ना तो इस रिलेशन से वो रिलेशन भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना? जैसे मान लो अगर हम देखो टेम्परेचर का रिलेशन निकालना चाहते हैं तो देखो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, व्हाट वी कैन डू से इज दैट कि देखिए जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लिखते हो ना, dq इक्वल टू डीई प्लस पीडीवी, अभी फर्स्ट लॉ हमने यूज किया, अब फर्स्ट और सेकंड दोनों यूज कर देते हैं। देखो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ देखो दोनों यूज कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड लॉ। तो आप जानते हो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, dq की जगह क्या लिखोगे? TdS, यही होगा ना, TdS, और इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा d, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? DE और प्लस TdV, ये लिख दिया हमने, ठीक है ना? तो ऐसा करो, इसे हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ dV है ना तो इसको v से डिवाइड कर देते हैं, लेट अस डिवाइड बाय v, ठीक है ना? तो ये t और यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं हम लोग, डेल s बाई डेल v लिख देते हैं। एंड सपोज वी आर कैलकुलेटिंग इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल s बाई डेल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज डेल E बाई डेल v हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्लस यहाँ पे P, ओके? अच्छा जस्ट 1 मिनट, ठीक है? देखो एक इंफॉर्मेशन हम बताना भूल गए। देखो जब हम लोग ये बोलते हैं ना फोटोन गैस के लिए, ये इंफॉर्मेशन देखो हमें मतलब ये तो एक्सपेरिमेंटल लॉ है ना, ये हम बता रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल इनपुट है ये, तो हमें कुछ फैक्ट और यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है? देखो जैसे ये एनर्जी डेंसिटी जो लिखा गया है ना, ये बेसिकली कहा जाता है कि वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम। तो एक चीज, एक इंफॉर्मेशन बस देखो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कि U डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम, ये स्टार्टिंग। तो अब देखो ये इंफॉर्मेशन भी हमें कहां से मिलेगा? इट विल कम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट से बस हमारे पास समझ लो ये दो इनपुट है, P इक्वल टू एक U/3 है और दूसरा, ठीक है ना, बेसिकली दूसरा इनपुट ये है कि U डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम। इज दैट ओके? तो क्या कह रहे हो? हाँ तो ये कोई बात नहीं है ना, देखो इसमें क्या होगा कि इसमें U इज इक्वल टू E/V लिखा हुआ है ना, तो इसमें हो सकता है एनर्जी में भी वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। इज दैट ओके? तो U जो है ना, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम, ठीक है ना? दिस इज ए एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। मतलब इसमें कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो एनर्जी है ना,
एनर्जी इट विल बी प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है ना। ये प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आएगा तो यहाँ वॉल्यूम आया कैंसिल हो गया, तो ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा। इज दैट ओके? ठीक है, तो ये बेसिकली तो देखो यहाँ से हम लोग, तो देखो अगर हम देखो इसे, ये जो हमने फर्स्ट और सेकंड लॉ यूज किया है यहाँ पे। अच्छा एक चीज आप ये ध्यान रखो कि हम लोग एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, तो कभी भी अगर किसी भी केस में अगर ये पूछा जाता है ना आपसे कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पी और वी में रिलेशन निकालना है, तो आप समझ लो ये एक मेथड है। आपको क्या करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करना है, डीक्यू को डायरेक्ट जीरो कर देना है, ठीक है ना। और जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको यूज करके और कुछ कैलकुलेशंस करना होगा। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ये था, ठीक है ना, यू के बारे में, तो हमने यू को यूज किया यहाँ पे, एनर्जी को भी यू में एक्सप्रेस कर दिया, मतलब प्रेशर को भी यू में और एनर्जी को भी यू में। अब दो वेरिएबल बचा ना, तो मतलब अरे बंदा पढ़ लेना तो एक मिनट रुको जरा बता। तो देखो अल्टीमेटली ये नोटिस करोगे कि यहाँ पे प्रोसीड कैसे किया गया। देखो हम लोग स्टार्ट किए ना, तो यहाँ पे देखो कितने, ये डीक्यू चलो जीरो कर दिया, तो यहाँ पे ई दिख रहा था, पी दिख रहा था और वी दिख रहा था। कितने वेरिएबल दिख रहे थे? एक तरह से 3। तो हमने क्या किया है कि इसको 3 को किस में कन्वर्ट किया, 2 में कन्वर्ट किए, यू में और वी में। कुछ लोग थोड़ा डिफरेंट भी मतलब वे में प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमने यू इंट्रोड्यूस ना डायरेक्टली, कुछ लोग यू ना लिख करके पी भी लिख सकते थे, पी और वी यहीं पे डायरेक्टली मतलब जैसे पीडीवी था ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं यू इंटू वी और यू को लिख देते हैं यहाँ पे पी, तो फिर डायरेक्ट आंसर किस में आता है, पी और वी में आ जाता है, ठीक है। मतलब इसमें रूल ये है कि यहाँ से 3 वेरिएबल्स को हटा करके क्या करना है, 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, और 2 वेरिएबल को लेकर प्रोसीड करोगे तो फिर एक रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा। इज दैट ओके? चाहे वो किसी भी सिस्टम के लिए हो, ठीक है ना। तो ये हमारा अप्रोच रहेगा, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ठीक है। अब देखो हम लोग इस यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट और सेकेंड लॉ को यूज कर रहे हैं। देखो हम बेसिकली हमारा टारगेट क्या है वो आप ध्यान रखोगे। हम लोग ये प्रूव करना चाहते हैं कि U इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू T का पावर 4, ये प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट और सेकंड दोनों का हेल्प ले रहे हैं। अब देखो बीच में एंट्रोपी आ गया, अभी एंट्रोपी के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो अब इसको हटाना पड़ेगा, दिस वी विल हैव टू रिमूव। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, याद है ना, डेरिवेटिव को हटाने का तरीका क्या है, मैक्सवेल रिलेशन। बताइए यहाँ पे मैक्सवेल रिलेशन में क्या होगा, डेल एस बाई डेल वी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करो, मैक्सवेल रिलेशन यूज करो, ठीक है। तो देखो डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डेल पी बाय डेल टी डेल पी बाई डेल टी। हाँ डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। ये ना यहाँ पे वॉल्यूम से डेरिवेटिव है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ठीक है, देखो इसमें लॉजिक ये था ना कि एस और टी मल्टीप्लाई होता है तो वर्क डन होता है, और पी और वी मल्टीप्लाई होता है तो वर्क डन होता है। अच्छा देखो ये डेरिवेटिव वी के रिस्पेक्ट में, वी याद है रेक्टेंगल में अपर वेरिएबल था, वी यहाँ पे था और टी यहाँ पे था, और ये भी अपर वेरिएबल है, तो दोनों में नेगेटिव आएगा, मतलब नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको, क्योंकि देखो हमारे पास एंट्रोपी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है ही नहीं है, तो इसको तो हटाना ही पड़ेगा ना। तो हम यहाँ से ऐसे लिख देंगे टी, और ये बन जाएगा डेल पी बाय डेल टी, ठीक है ना, डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो इससे यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू, अब देखो डेल ये हो गया डेल डी डी वी, और हम लोग ई को हम ऐसे लिख दे रहे हैं यू इंटू वी, इज दैट ओके, दिस वी आर राइटिंग यू इंटू वी, ठीक है। और दिस डेरिवेटिव वी आर कैलकुलेटिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, प्लस पी आ गया, दिस इज व्हाट यू गेट, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट, अच्छा इसमें हम इसकी जगह पे भी तो ये लिख सकते हैं ना, पी की जगह क्या लिख सकते हैं, u बाई 3। चलो p लिखा हुआ है तो इसकी जगह या तो हम इस u को हटा दें, इसकी जगह लिख दें हम लोग, इसके जगह 3p लिख दें, है ना, ये हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा करो यहाँ पे, चलो अभी तो हम लोग ऐसे ही लिख दिया है, u e की जगह लिख दिया गया u इंटू वी, और फिर u की जगह 3p लिख देंगे, ठीक है ना। तो चलो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो अभी हमने बताया ना कि u डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम, u जो है वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, सिर्फ डिफरेंशिएट कौन सा होगा, देखो अभी लिखा गया स्टार्टिंग में, ये एक्सपेरिमेंटल इनपुट है, ये ध्यान रखोगे, दिस इज एक्सपेरिमेंटल इनपुट, u डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम,
तो यहाँ पे हम लोग ये मान कर चलेंगे कि जब वॉल्यूम से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यू विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो यहाँ से आ जाएगा देखो टी इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, इसको तो बाहर कर दोगे ऐसे u, और ये v डिफरेंशिएट होगा तो बस ठीक है ना, बस v डिफरेंशिएट होगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इज दैट ओके? और प्लस यहाँ से आ गया p। ओके तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आ रहा है t इंटू डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब हम इसकी जगह u की जगह कितना लिख सकते हैं, ये फर्स्ट रिलेशन से देखो u इज इक्वल टू कितना था 3p, तो यहाँ पे 3p लिख दो, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 3p और प्लस p, तो ये कितना बन गया 4p हो गया। सर डेल पी बाय डेल टी है ना, डेल टी होगा। अच्छा चलो t है तो t लिख दो यहाँ पे, वो थोड़ा गलती हो गया ठीक है ना, यहाँ t था, सॉरी यहाँ पे t लिखा हुआ था ऊपर में, ठीक है। तो ये देखो इतना आ गया, इज दैट ऑल राइट? तो हम लोग देखो यहाँ से t और ये हो गया डेल p बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू 4p हो गया। इज इट ओके? तो अब आप देखिए यहाँ पे एक साइड p और t दो वेरिएबल बच रहा है ना, तो हम इसको एलिमिनेट ऐसे लिख सकते हैं, देखो डेल p और बाई p इज इक्वल टू डेल t बाई t और इंटू 4। इज दैट ओके? इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा ln p इज इक्वल टू 4 और ln t और प्लस सम ln कांस्टेंट, मान लो ln a लिख दिया गया, ठीक है ना, a इज सम कांस्टेंट। तो यहाँ से देखो ln p इज इक्वल टू और ln t पावर 4 और प्लस ln a, कैन वी राइट लाइक दिस, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो इन दोनों को कंबाइन कर दो तो ये बन जाएगा ln a इंटू टी टू द पावर 4, कैन वी राइट लाइक दिस, और ln p, तो p इज इक्वल टू देखो क्या गया a इंटू टी टू द पावर 4, ठीक है। तो ये बेसिकली p एंड t रिलेशन है, दिस इज कॉल्ड p एंड t रिलेशन। ये मान लो सम कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो दिस इज p एंड t रिलेशन। इसमें a ऑब्वियसली a इज सम कांस्टेंट, a कुछ कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट को कुछ भी लिख सकते थे, मान लो a लिख दिए, इज दैट ओके? तो अब आप देखिए यहाँ से हम लोग अगर p इज इक्वल टू क्या लिखा होता है, अभी हमने पढ़ा p इक्वल टू u बाई 3, तो यहाँ पे यूज करोगे u बाई 3, ठीक है ना, इज इक्वल टू a t पावर 4, तो यहाँ से देखिए u इज इक्वल टू आ जाएगा, हम लोग सॉरी स्मॉल u है ना, ये एनर्जी डेंसिटी, स्मॉल u इज इक्वल टू 3a और t टू द पावर 4, ये आ गया, ठीक है। तो देखो हम थर्मोडायनेमिक्स का बस एक रिलेशन यूज किए और उससे जानते हो मतलब एक रिलेशन ये फोटोन गैस के लिए स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है ना। टू स्टार्ट विथ वी विल एज्यूम ओनली वन रिलेशन, एक रिलेशन यूज करेंगे और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज कर हम अदर सारे प्रॉपर्टीज यूज डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको सिर्फ बोला जाएगा फेनोमेनोलॉजिकल रिलेशन। अब उसके बाद आप देखिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये एक्सप्रेशन डेवलप हो गया और प्रेशर और टेम्परेचर में ये रिलेशन डेवलप हो गया, ठीक है ना, दिस इज रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। और ये रिलेशन डेवलप हो गया एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में, एनर्जी डेंसिटी एंड टेम्परेचर, तो इसी को हम लोग स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, ठीक है ना। ये पता है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जब पढ़ते हो तो उसमें ये बोला जाता है कि ब्लैक बॉडी से जो एनर्जी इमिट होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, ठीक है ना। तो ये बेसिकली स्टीफेंस लॉ इसको बोल देते हैं, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड स्टीफेंस लॉ। ओके, उसमें देखो ऐसे लिखा जाता है, वो एनर्जी देखो आप लोग सोच रहे होंगे उसमें एनर्जी डेंसिटी नहीं होती है, ठीक है ना, उसमें बोला जाता है पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया, ऐसे बोलते हैं, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर 4, ऐसे बोला जाता है। तो मेन मतलब फोकस ये ना कि टेम्परेचर का डिपेंडेंस क्या बताया जाता है वहां पे, तो वहां टेम्परेचर का डिपेंडेंस जो बताया जाता है वो क्या होता है, एनर्जी और टेम्परेचर में जो रिलेशन वो पावर 4 बताया जाता है। इज दैट ओके? सो दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर आल्सो, ठीक है ना। तो अब देखिए ये P और T में रिलेशन पता चल गया ना। अब मान लीजिए अगर पूछा जाता है आपसे कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये इसे जानते हो हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर फोटोन गैस, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ना, देखो इंटेंसिव वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन मिल रहा है, ठीक है ना, या कह सकते हो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन मिल रहा है यहाँ पे। आप आइडियल गैस इक्वेशन जब लिखते हो ना तो उसमें भी ऐसे ही होता है ना, देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो देखो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है, इसी को क्या बोलते हो, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये फोटोन गैस के लिए
इक्वेशन ऑफ स्टेट इसे ही कहते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। ऑलराइट, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए बोला जाता है कि फोटोन गैस के लिए एडियाबेटिक प्रोसेस में, ठीक है ना, प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, तो आपने ये देख लिया ना कि टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम में ये रिलेशन होता है। तो अगर हम लोग देखो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना, इसीलिए हम बता दे रहे हैं। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो देखो हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस में अभी देखें कि ये हमारे पास रिलेशन है पीवी टू पावर 4/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हम लोग किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, फॉर फोटोन गैस। हमारा सिस्टम अभी यही है, फोटोन गैस, बाद में फिर हम लोग आइडियल गैस डिस्कस करेंगे। इज दैट ओके? तो ये पी टू द पावर गामा की जगह पे 4/3 आ रहा है यहाँ पे। अब आप देखो P इज इक्वल टू क्या आपने प्रूव कर रखा है इधर, ठीक है ना, एक रिलेशन अभी प्रूव किया ना हमने, P इज इक्वल टू ए टी टू द पावर 4। तो यहाँ पे आप ये लिख दोगे, ठीक है ना, देखो यहाँ पे P की जगह लिखो ए टी टू द पावर 4 और इंटू V 4/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो यहाँ पे A जो है ना वो भी कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट बाई कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट ही हो जाएगा। दोनों साइड 1/4 पावर ले लो, तो T V टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट। तो आप देखोगे ये जानते हो रिलेशन कई एग्जाम में पूछा गया है, दिस रिलेशन, ठीक है ना, टी वी टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है फोटोन गैस के लिए इन एडियाबेटिक प्रोसेस। इज दैट ओके? ठीक है, ठीक है। तो कभी जानते हो इन सभी का ग्राफ भी निकालने के बोला जा सकता है। अच्छा आप लोग देखो, बहुत ये वेल नोन होता है आइडियल गैस में। अगर मान लो हम देखो आइसो आइडियाबेटिक तो डिस्कशन हो गया, अब इसका अगर मान लीजिए आप ग्राफ वगैरह प्लॉट करना चाहते हो, ठीक है ना, सपोज यू वांट टू प्लॉट ग्राफ, तो देखो अगर हम जैसे P वर्सेस V प्लॉट करते हैं और P वर्सेस या एक मिनट, T वर्सेस V प्लॉट करते हैं, ठीक है ना, T वर्सेस V, और अगर हम ये फोटोन गैस के लिए देखो ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग प्लॉट करते हैं T वर्सेस P, ठीक है ना, तो कैसा ग्राफ आएगा, देखो यहाँ पे P वर्सेस V हम लोग आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, फॉर आइडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है ना। हाँ नहीं वो तो मतलब ये एक मिनट देखो, आप लोग ये ध्यान रखोगे, ठीक है ना, देखो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, देखो फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या निकल गया, हमने देखो यहाँ TdS यूज किया, तो ये मतलब जनरल है, दिस इज जनरल। इज दैट ओके? तो देखो क्या होगा, मतलब देखो व्हाट ही इज आस्किंग इज कि हमने आइडियाबेटिक के लिए प्रूव किया। अब ये जो हमने प्रूव किया फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, दोनों यूज किए हम लोग, और उससे जो ये रिलेशन प्रूव हुआ, देखो यहाँ पे इसको हम क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। और ये मतलब ये एक रिलेशन है, तो ये रिलेशन ध्यान रखोगे कि जनरल है, दिस रिलेशन इज जनरल एंड दिस रिलेशन इज ऑल्सो जनरल रिलेशन, ये किसी प्रोसेस डिपेंडेंट नहीं है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है ना, ये दोनों ऑलवेज ट्रू है, ठीक है ना, इसीलिए इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट कह रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा अगर रिलेट करने की कोशिश करोगे ना, जैसे देखो आप इसमें पढ़ते हो ना आइडियल गैस के लिए, तो आप ये प्रूव करते हो पी वी टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो सभी जानते हो। अब इसमें पूछा जाता है कि प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन बताओ, तो कैसे निकालते हो, तो उसमें ये यूज करते हो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब आपको प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन निकालना है ना, तो वॉल्यूम यहाँ से हटा देते हो, ठीक है ना, तो V इज इक्वल टू ऐसे लिख देते हो एनआरटी और बाई P, तो यहाँ पे पुट कर देते हो। अब बताओ ये वाला रिलेशन क्या आइडियाबेटिक के लिए ट्रू है, तो एक्चुअली ये जनरल है, इट इज ट्रू फॉर ऑल प्रोसेस, मतलब आइडियाबेटिक के लिए भी ट्रू है, समझ गया ना, ये आइडियाबेटिक के लिए भी ट्रू है, आइसोथर्मल आइसोकोनिक सभी प्रोसेस के लिए ट्रू है। इज दैट ओके? तो हमने देखो यहाँ पे भी वैसा ही है डिस्कशन, ठीक है ना, ये ध्यान रखोगे। हम लोगों ने पहले क्या किया कि आइडियाबेटिक के लिए एक रिलेशन प्रूव किया, यहाँ पे किधर गया, ये रिलेशन आइडियाबेटिक के लिए प्रूव किया गया। अब हमारा ये एक जनरल डिस्कशन था, दिस वाज ए जनरल डिस्कशन, फर्स्ट और सेकंड लॉ से हमने, ठीक है ना, तो जनरल डिस्कशन मतलब इसको आप चाहते हो तो ऐसे भी बोल सकते हो, डेरिवेशन ऑफ दिस, ये क्या था, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट। हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्टेट डेराइव कर रहे थे, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट था, और एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन,
ठीक है ना, एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन डेराइव कर रहे थे। तो ये जनरल था, ठीक है ना, दिस वाज जनरल। तो ये जो रिलेशन है ना, ध्यान रखोगे, दिस रिलेशन इज जनरल, ये जनरल रिलेशन है, ये ऑलवेज ट्रू है। इज दैट ओके? ये ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है। तो अगर अब देखिए हम लोग यहाँ पे ये दोनों रिलेशन ध्यान रखोगे, दीज टू आर ऑलवेज ट्रू, तो आप इसको आइडियाबैटिक में निकाल लगाइए, आइसोथर्मल में लगाइए, कहीं पे भी लगा सकते हैं इसे, ओके। तो अब देखो हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है ना। तो पी वी टू, देखो हम ये जो ग्राफ बना रहे हैं ना, ये आइडियाबैटिक के लिए बना रहे हैं। दिस इज आइडियाबैटिक, दिस इज फॉर ऑल्सो फॉर आइडियाबैटिक, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर आइडियाबैटिक। आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम ड्रॉ करना चाहते हैं। तो देखो आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास रिलेशन ये है, पी वी टू पावर 4/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा है ना, पी और वी में रिलेशन। तो बेसिकली वॉल्यूम तो नीचे आ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये तो रिलेशन कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है ना। और टेम्परेचर और वॉल्यूम, तो टेम्परेचर वॉल्यूम में जो रिलेशन निकला यहाँ पे देखो टी, ठीक है ना। अच्छा ये ऐसे ही बनेगा ना, दिस विल बी लाइक दिस, ऐसे ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाएंगे हम लोग। देखो यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा ना, P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट और बाई वॉल्यूम टू द पावर कितना आ रहा है, 4/3। मतलब देखो मतलब तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर तो कम होगा। और अगर इसका देखो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका स्लोप नेगेटिव निकलेगा, और सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, सेकंड डेरिवेटिव तो मतलब क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, पॉजिटिव आ जाएगा ना सेकंड डेरिवेटिव में। देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ से अगर आप देखो डीपी बाई डीवी निकालते हो तो कितना आ जाएगा, -4/3, और वी टू द पावर माइनस कितना आ रहा है, ये -4/3, वी टू पावर -7/3, ऐसा होगा ना। और फिर दोबारा निकालोगे, देखो d2p/dv², अगर ये निकालते हो तो ये बेसिकली आ जाएगा हमारा कितना, 28/9, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। और इंटू वी टू द पावर मतलब -10/3, -10/3 ऐसा आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो आप जानते हो सेकंड डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर की तरफ होगा, है ना, तो ये ऐसा ही बनेगा, ठीक है ना। अब देखो टी और वी का निकालते हैं, तो टी और वी में रिलेशन ऐसा है, ठीक है ना। तो इसमें भी वैसे ही हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें भी बेसिकली ऐसा ही आएगा, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे टी निकालोगे ना, तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ वी टू द पावर 1/3। तो फिर से वही बात हो जाएगी, है ना। डेरिवेटिव निकालोगे ना तो फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, तो इसका भी रिलेशन लगभग ऐसा ही आएगा, ठीक है ना। और ठीक है ना, और टी और पी, तो टी और पी तो क्या कह रहे हो, तो ये रिलेशन देखो यहाँ से वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, रिलेशन तो ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें अगर देखो यहाँ पे, ठीक है ना, नाउ यू सी हियर, अगर हम लोग टी और पी निकालना चाहते हैं, तो टी और पी का तो ये जनरल रिलेशन है ना, दिस इज द जनरल रिलेशन, ठीक है ना। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस में भी ये रिलेशन अप्लाई होगा, ये तो जनरल रिलेशन है। तो यहाँ पे वॉल्यूम आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें ऐसा होगा, मतलब ये जो है ना, प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना। देखो प्रेशर जो है ना बेसिकली नेगेटिव नहीं हो सकता है यहाँ पे, कि अदरवाइज टेम्परेचर इमेजनरी हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसा होगा, ऐसे ही निकलेगा ना। इसमें देखो P और T पावर 4 है, तो हम इधर T लिखे हुए हैं और इधर P, तो अगर हम T निकाल लेंगे ना, देखो T निकालेंगे तो कितना निकलेगा, T इज इक्वल टू निकलेगा हमारा P टू द पावर 1/4 और बाई A, मतलब A टू द पावर 1/4, ऐसा हो जाएगा। तो T का ये वैल्यू निकल रहा है, तो देखो इसमें क्या होगा, अगर आप dt/dp निकालोगे ना, dt/dp, तो ये स्लोप इसका जो है ना पॉजिटिव निकल रहा है। देखो P टू द पावर -1 कितना हो जाएगा, -3/4 आ जाएगा। इज दैट ओके, dt/dp जो है -3/4 आ रहा है। तो एक बार और निकाल लो ना, देखो सॉरी यहाँ पे d2t/dp² निकाल लोगे, ठीक है। तो d2t/dp² निकालोगे, ए को अभी हम ऐसे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, -3/16 आ जाएगा, ठीक है ना, और p टू द पावर -7/4 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो बेसिकली हम बताना ये चाह रहे हैं कि देखो t वर्सेस p निकाल रहे हो ना, तो अगर dt/dp निकालते हो तो स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन d2t/dp² इस रिलेशन से, देखो p और t में ये रिलेशन है, तो सेकंड डेरिवेटिव जब निकालोगे ना, तो स्लोप देख रहे हो, ये सेकंड डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो आप जानते हो सेकंड डेरिवेटिव जब नेगेटिव होता है तो कर्वेचर जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे आता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये ग्राफ ऐसे जाएगा, इज दैट ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ ग्राफ हो गया, ठीक है ना। और
हमने आपको ये बता दिया यहाँ पे कि एडियाबेटिक प्रोसेस में बेसिकली रिलेशंस क्या होते हैं। ये रिलेशन पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एडियाबेटिक प्रोसेस में फोटोन गैस के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है। इज दैट ओके? ठीक है, अब देखो एक अगेन फोटोन गैस हम लोग सर थोड़ा स्लाइड। कर रहे हैं। एक मिनट, देखो ये ग्राफ प्लॉटिंग का टेक्निक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ग्राफ नहीं समझ में आएगा तो स्लोप निकालिए और फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालिए तो खुद ही समझ में आ जाता है। तो देखो हमने टी वर्सेस पी प्लॉट कर रहे थे ना, तो इसीलिए टी का फॉर्मूला निकाल लिया पी के टर्म में, इस रिलेशन से, ये रिलेशन से, और हम लोगों ने यहाँ पे डी टी बाई डी पी निकाले तो ये निकल गया, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाले तो नेगेटिव आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव जब नेगेटिव आता है तो हम लोग जान जाते हैं कि जो इस कर्व का जो सेंटर बनेगा ना वो कर्व के नीचे बनता है ना, यही होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर कर्व के नीचे बनता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा बनेगा, कर्व के नीचे आएगा सेंटर। ऑलराइट, ठीक है। नाउ फोटोन गैस देखो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस देखो डिस्कस करते हैं यहाँ पे, आइसोथर्मल प्रोसेस, फोटोन एडियाबेटिक प्रोसेस डिस्कस किया ना अभी हम लोग, ठीक है ना, तो उसमें पता चल गया कि पी और वी में क्या रिलेशन होता है आइसोथर्मल, ठीक है ना। अब देखो अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस डिस्कस करते हैं फोटोन गैस का, ठीक है ना, सो नाउ आई आस्क यू टू प्लॉट सपोज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। कैन एनीवन प्लॉट? अभी तक जो कुछ बताया गया ना उसके लॉजिक से आप प्लॉट कर सकते हो। हाँ, पी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इसमें जानते हो क्या है कि देखो हम आइसोथर्मल प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, अभी आइसोथर्मल में हमने कोई रिलेशन डेवलप नहीं किया है, ठीक है ना। लेकिन अभी आप देखिए हमारे पास ये रिलेशन तो है, P इज इक्वल टू क्या था, 8T टू द पावर 4। ये एक जनरल रिलेशन है फोटोन गैस के लिए, ये ध्यान रखिए, जनरल रिलेशन, ठीक है, दिस इज जनरल रिलेशन, इट इज ऑलवेज ट्रू। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में आप जानते हो क्या करते हो, T इक्वल टू कांस्टेंट कर देते हो, तो T इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब T कांस्टेंट करोगे तो P भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इसलिए ध्यान रखोगे फोटोन गैस एक यूनिक केस है जिसमें आइसोथर्मल प्रोसेस जो है ना आइसोबारिक प्रोसेस भी हो जाता है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, आइसोबारिक। तो इसलिए ध्यान रखोगे कि फॉर फोटोन गैस, देखो यहाँ पे फॉर फोटोन गैस आइसोथर्मल प्रोसेस is also, ठीक है, isothermal process is also isobaric process, ठीक है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है आइडियल गैस के लिए ऐसा नहीं होता है, आप जानते हो ना, आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस अलग होता है और एडियाबेटिक प्रोसेस अलग होता है, ठीक है ना, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस अलग होता है, ठीक है ना। इसमें ऐसा हो रहा है कि आइसोथर्मल जो है वो आइसोबारिक भी हो रहा है, ठीक है ना। सो आइसोथर्मल प्रोसेस इज ऑल्सो आइसोबारिक प्रोसेस, ओके, ठीक है। तो इसीलिए देखिए इसमें क्या होगा कि अगर वॉल्यूम चेंज भी हो रहा है ना, कि वॉल्यूम इज चेंजिंग, तो प्रेशर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा होगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। इज दैट ओके? तो ये ग्राफ होगा इसमें, ठीक है ना, प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आ गया। अब उसी तरह से अगर हम टेम्परेचर वर्सेस, देखो इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस का डिस्कशन कर रहे हैं, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट करोगे तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही है, तो ये ग्राफ भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल और मतलब पीवी डायग्राम और टीवी डायग्राम दोनों एक जैसा है, ठीक है ना। अब अगर हम मान लो इसमें पीटी डायग्राम बनाते हैं, पीपी डायग्राम अभी जैसे बना रहे थे, इसमें पीपी डायग्राम कैसा बनेगा, जैसे इसमें देखो आइडियाबेटिक में बनाया गया ना, देखो यहाँ पे आइडियाबेटिक में बना ना टीपी डायग्राम, हाँ हाँ, एक पॉइंट आएगा सिर्फ इसमें, है ना। इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें अगर आप टीबी बनाओगे ना तो टीबी कांस्टेंट है और टीबी कांस्टेंट है, तो इसमें बस एक पॉइंट आएगा इसे, ठीक है ना, देयर विल बी ओनली ए पॉइंट, ठीक है ना। कभी ऐसा क्वेश्चन देखो ये पूछा जा सकता है, फोटोन गैस के लिए टीपी डायग्राम बनाइए, ठीक है ना, तो फोटोन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ये किसके लिए, फॉर आइसोथर्मल। आइडियाबेटिक में तो देखो ऐसे बनाया ना, देखो आइडियाबेटिक में तो ये करवा रहा है, ठीक है ना, दिस इज द कर्व फॉर आइडियाबेटिक प्रोसेस, ऑलराइट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ऐसा हो जाएगा, टी कांस्टेंट तो पी भी कांस्टेंट, तो एक डॉट आएगा बस, ठीक है ना, ऑलराइट। तो ये कुछ बेसिक डिस्कशन हो गया रिलेटेड टू फोटोन गैस, ठीक है ना। तो इसके जो
कुछ बेसिक रिजल्ट्स जो निकले ना वो आप नोट डाउन अलग से कर लोगे। क्या क्या निकला, जैसे एक तो हमने स्टार्ट किया P इक्वल टू U बाई 3 से, फिर एक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला निकल गया प्रोपोर्शनल टू T पावर 4, एक एडियाबेटिक आ गया P V टू पावर 4 बाई 3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एक आ गया T V टू पावर 1 बाई 3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना TV। तो ये 4 रिलेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम लोग देखो नेक्स्ट इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी। वो तो जनरल है, वो जनरल है, बाकी सारे जो बताए गए वो एडियाबेटिक के लिए निकाला गया ना, वो तो लिख के देखो यहाँ पे, ये तो ऐसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब डेरिवेशन देख करके समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया एडियाबेटिक प्रोसेस, तो ये लिखा, अब एडियाबेटिक प्रोसेस में डेराइव हुआ ना, तो इट विल बी ट्रू फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसको हम कहाँ आइसोथर्मल में तो यूज नहीं है ना, इसको कहाँ यूज किए, नहीं यूज किए। इज दैट ओके? हाँ, तो ये एडियाबेटिक के लिए सिर्फ ट्रू है, ठीक है ना। ये देखो जनरल था, दिस डिस्कशन वाज, ये डिस्कशन देखो जनरल है, ये जनरल है, ठीक है ना। अब उसके देखो ये दो रिलेशन बस जनरल है यहाँ पे, ये दो, और स्टार्टिंग में जो बताया गया P इक्वल टू U बाई 3 दैट इज जनरल। इज दैट ओके? अब देखो यहाँ पे उसके बाद फिर ये जैसे निकाला गया, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे डिस्कशन किसका चल रहा है, एडियाबेटिक का, तो हम इसको यूज किए और फिर ये जनरल रिलेशन यूज कर दिए P इक्वल टू A टू the power 4, तो यहाँ से तो ये किसके लिए ट्रू है, दिस इज फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ट्रू है, ठीक है। और सो नाउ हम लोग देखो डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी ऑफ फोटोन गैस, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ फोटोन गैस, देखो कैलकुलेशन का मेथड जो है ना वो सेम रहेगा आइडियल गैस के लिए भी। अगर आइडियल गैस का फोटोन सॉरी एंट्रोपी निकालना है तो हम ऐसे ही प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग जानते हैं कि ds इज इक्वल टू होता है dq अपॉन t, मतलब अगर आपने किसी सिस्टम में dq हीट दिया तो उस हीट की वजह से अगर चेंज इन एंट्रोपी जो होता है कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन एंट्रोपी दैट इज इक्वल टू dq, ठीक है ना, सॉरी ds, तो dq अपॉन t आता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहां से देखिए dq की जगह आप ऐसे लिख दो de और प्लस pdv, इज दैट ओके? तो ये हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब देखो फोटोन गैस के लिए हम लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या आ रहा है, AT टू द पावर 4 आता है। तो अगर जानते हो इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप टेम्परेचर स्पेसिफाई कर दोगे ना, इफ यू स्पेसिफाई टेम्परेचर तो प्रेशर भी स्पेसिफाई हो जाएगा। तो बस आपको मतलब देखो टेम्परेचर बताने से प्रेशर भी पता चल जा रहा है, सिर्फ आपको एक्स्ट्रा क्या चाहिए, वॉल्यूम, यू नीड ओनली वॉल्यूम। तो मतलब पूरा फोटोन गैस का कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक आप जान जाओगे। तो इफ यू नो टेम्परेचर ओके एंड इफ यू नो वॉल्यूम ओनली, ठीक है ना, तो कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए हम मान लेते हैं कि इसका जो है ना देखो जैसे हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सपोज हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सपोज हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, DE इज इक्वल टू, हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं फिर से यही है कि इसको जो है ना हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ जैसे ये था ना रिलेशन स्मॉल u इज इक्वल टू क्या था, E बाई v था, है ना, ठीक है। तो E की जगह पे हम लिख सकते हैं u इंटू v, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिख दो u इंटू v, ठीक है, और प्लस P की जगह भी हम ऐसे लिख देते हैं u बाई 3, ठीक है ना, लेट अस राइट दिस, ठीक है ना, और इंटू dv ये लिख दिया हमने, और अपॉन t। अब हमारे पास एक रिलेशन देखो है ना, u इज इक्वल टू हम लोगों ने प्रूव किया था ना, सॉरी u ये हमने प्रूव किया है P इक्वल टू A टू और u स्मॉल u इज इक्वल टू हमारे पास रिलेशन है देखो, नहीं P इज इक्वल टू है रिलेशन u बाई 3 ऐसा है। तो u इज यहाँ से देखो u इज इक्वल टू हो जाएगा 3P, तो 3 और P की जगह पे आप ये लिख दोगे AT टू द पावर 4। तो अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे तो इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो अभी हम जस्टिफाई कर देंगे कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। सो लेट अस कैलकुलेट इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ds इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हुआ यहाँ से इस रिलेशन के अकॉर्डिंग तो u भी कांस्टेंट हो गया, तो u हम लोग हर जगह से बाहर कर सकते हैं, टेम्परेचर भी बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो ऐसा हो जाएगा u बाई t आ जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा dv और प्लस
1/3 dV। विल यू गेट दिस? क्योंकि U कांस्टेंट है, इट कैन बी टेकन आउटसाइड, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, बाहर ले लिया इसको हमने, ठीक है। तो यहां से देखिए S इज इक्वल टू, ठीक है, S इज इक्वल टू कितना आ रहा है U और यहाँ पे बाई T, और ये तो ऐड हो गया डायरेक्टली, ठीक है ना, तो ये 4/3 आ जाएगा और इंटू V, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। ऑलराइट, तो ये एक्सप्रेशन मिल रहा है हमें, ठीक है ना। तो यहां से देखो, अब U का वैल्यू हम अगर पुट करना चाहते हैं तो U इज इक्वल टू वो हम पुट कर सकते हैं, कितना दिया हुआ है 3a T⁴, ठीक है ना। तो हम 3a को एक कांस्टेंट पुट कर सकते हैं ना, वी कैन पुट अनदर कांस्टेंट 3a इफ यू वांट, है ना। तो हम U इज इक्वल टू ऐसे जो लिखा हुआ है ना 3a और T⁴, ठीक है ना, इसको हम मान लो ऐसे लिख दिए, U इज इक्वल टू सम कांस्टेंट b, मान लो हमने 3a की जगह क्या लिख दे रहे हैं b, तो ये T⁴, तो ऐसे मान लो लिख दिया हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, b और T⁴ और बाई T और इंटू 4/3 और इंटू V आ जाएगा। ये एंट्रोपी का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है ना। अच्छा एक चीज आप ध्यान दो, यहाँ पे ds को हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया s, ठीक है ना, और dv इंटीग्रेशन देखो ये 4/3 आ गया, dv इंटीग्रेशन से हमने क्या लिखा v। अभी देखो इसको जस्टिफाई कर देते हैं क्यों ऐसा लिखा जा सकता है। तो s इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ रहा है b, और ये 4/3 है, और v इंटू T⁴, तो ये बेसिकली एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है ना। ये मतलब वही चेंज इन एंट्रोपी है। तो देखो हम समझा देते हैं कि मतलब एस लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो हम देखो बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक्चुअली एक्सप्रेशन हमारा ऐसा बन रहा है ना, साइड में देखो लिख के दिखा देते हैं, ds लिखा हुआ है इज इक्वल टू, ये बेसिकली इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा 4/3, और ये हो जाएगा u/t और इंटू dv, ऐसा ही है ना ये, इंटू dv। अब इसको इंटीग्रेट करो, ये तो हम टेम्परेचर को कांस्टेंट लिए हुए हैं, ठीक है ना, तो इसको इंटीग्रेट करना था। तो हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में 0 वॉल्यूम है, मान लो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो 0 वॉल्यूम का मतलब कोई सिस्टम है ही नहीं है, तो जब कोई सिस्टम होगा ही नहीं तो उसका एंट्रोपी कितना होगा 0 हो जाएगा। तो हम 0 से अगर स्टार्ट करते हैं V वॉल्यूम तक, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम 0 से S तक लिख सकते हैं, क्योंकि 0 वॉल्यूम का मतलब नो सिस्टम, और नो सिस्टम मतलब नो एंट्रोपी। तो 0 वॉल्यूम पे 0 एंट्रोपी आप लिख सकते हो, इज दैट ओके। तो इस लॉजिक से यहाँ से S आ जाएगा और ये बन जाएगा 4/3 और u/t और इंटू वॉल्यूम बन जाएगा। ओके, यू कैन राइट लाइक दिस, इज दैट ओके। तो इसीलिए देखो ये एंट्रोपी का फॉर्मूला निकल गया। यहाँ पे B इज सम कांस्टेंट, ओके। अच्छा अब ये ध्यान रखो, देखो याद है आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताया गया था, देयर इज समथिंग कॉल्ड फंडामेंटल रिलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम बताए थे फंडामेंटल रिलेशन का मतलब होता है एक फॉर्मूला फॉर एनर्जी या फिर फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी। तो आप ये देखो फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी हमने बनाया, यहाँ पे आप देखो ये इंटेंसिव वेरिएबल है और ये क्या है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का पावर कितना आ रहा है 1, याद है ना, फंडामेंटल रिलेशन यही बताया गया था ना कि जब भी एंट्रोपी का एक्सप्रेशन निकालोगे ना तो एक्सटेंसिव वेरिएबल का टोटल पावर 1 जरूर आएगा। अगर ये 1 नहीं आता ना तो ये गलत हो जाता फिर, ठीक है ना। तो ये मतलब उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एंट्रोपी का फॉर्मूला निकल गया, ठीक है ना। और हमारे पास ये देखो यहाँ से एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमने कितना लिख रखा है यहाँ पे, U इज इक्वल टू B और T⁴, यही लिखे हुए है ना। तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का भी फॉर्मूला है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे अगर E/V, तो देखो यहाँ पे B और T⁴ है, तो यहाँ से एनर्जी भी अगर हम निकालते हैं ना, देखो इफ यू कैलकुलेट एनर्जी, तो एनर्जी इज इक्वल टू कितना निकल रहा है, देखो B और इंटू V और T⁴। तो देखो एनर्जी के एक्सप्रेशन में भी इसका पावर कितना है, एक्सटेंसिव वेरिएबल का पावर 1 है, ठीक है ना, ओनली पावर 1 इज देयर, इज दैट ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ रिजल्ट्स हो गए, ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ये एंट्रोपी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। ऑलराइट तो देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मान लीजिए हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, तो एंट्रोपी देख रहे हो प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है T³ आ रहा है, ठीक है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू T³। देखो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो इसको रिकॉल करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, इसको आप ऐसे भी रिकॉल कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे हम एंट्रोपी जानते हैं कि ds इज इक्वल टू क्या होता है dq/t होता है, ठीक है ना। तो dq इज इक्वल टू आप ऐसे लिखते हो de और प्लस pdv और बाई t, ऐसे लिख दोगे। तो यहाँ से देखो वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो ये टर्म क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अब एनर्जी बचा, तो अब थर्मोडायनामिक इसमें फोटोन गैस के लिए आप जानते हो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू T⁴, हर जगह पे यही आ रहा है ना, देखो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू T⁴ आ रहा है, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू T⁴ आएगा और यहाँ से T डिवाइड होगा तो एंट्रोपी प्रोपोर्शनल टू T³ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखोगे एंट्रोपी जो है यहाँ पे एंट्रोपी इज प्रोपोर्शनल टू T³ आ रहा है ये फोटोन गैस के लिए, ठीक है ना।
these things जानते हो पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए हम देखो इस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है इसमें, हम लोग यहाँ पे गिब्स पोटेंशियल, गिब्स पोटेंशियल बोलिए या फ्री एनर्जी, स्लाइड ऊपर करना थोड़ा। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर फोटोन गैस, ठीक है ना। फोटोन गैस के लिए हम लोग गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को देखो ये ध्यान रखोगे, गिव्स फ्री एनर्जी जब भी निकालोगे ना तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि हम लोग इसको ऐसे लिखे हुए थे ना, याद है, यहाँ पे था P और यहाँ पे G था और यहाँ पे T था, नहीं उल्टा था, है ना, ये ऐसे यहाँ पे T था, है ना, और यहाँ पे G और यहाँ पे T। तो हम लोग ये कहते हैं कि G इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब मतलब G का फाइनल एक्सप्रेशन जो भी आएगा ना वो किसके टर्म में आना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में आना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी सिस्टम के लिए ध्यान रखोगे G निकालने के लिए अगर बोला जाएगा ना तो फाइनली टेम्परेचर और प्रेशर में लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पे G इज इक्वल टू हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, G इज इक्वल टू होता है E और माइनस TS और प्लस PV, ये लिखा जाता है ना, E माइनस TS और प्लस PV, ठीक है। तो यहां से देखो E, तो E का फॉर्मूला अगर लिखते हैं हम लोग तो E इज इक्वल टू कितना है ये, मान लो हमने कोई भी एक्सप्रेशन इसको पुट कर दो यहाँ पे अगर, ठीक है ना, लेट अस पुट दिस, तो E इज इक्वल टू देखो B इंटू V और T का पावर कितना है 4 है, माइनस इसको पुट कर रहे हैं E इज इक्वल टू B इंटू V और T का पावर 4, ठीक है ना। अब T का फॉर्मूला देखो, T का सॉरी T तो ये ऐसे ही हो गया है, S का फॉर्मूला हमने ये निकाल रखा है 4/3 और B और VT क्यूब प्लस P का फॉर्मूला याद है ना, AT पावर 4 था, P इज इक्वल टू AT पावर 4, है ना, और इंटू V आ गया, तो ये सारा T और V में कन्वर्ट हो गया। तो बस यहाँ पे देखो अभी अभी हम लोग यूज किए थे ना, याद है हम लोग क्या यूज किए थे, यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन यूज किए थे, ये B किसकी जगह लिखा गया था, B लिखा गया था किसकी जगह 3A, तो 3A इज इक्वल टू B लिख दिए थे, तो मतलब A इक्वल टू क्या होगा B/3, तो अगर A की जगह हम चाहते हैं तो B/3 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से तो G आप निकालोगे ना तो B V अच्छा ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे ना, देखो यहाँ से इन दोनों को आप ऐड कर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, T पावर 4 यहाँ भी है, T पावर 4 यहाँ पे भी है, तो कितना आ जाएगा -1/3, है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे -1/3 B इंटू V T पावर 4 आ जाएगा, प्लस A की जगह पे कितना लिख सकते हो आप B/3, यही है ना, B/3 है, क्योंकि हम 3A को B पुट किए हुए हैं, ठीक है ना, B/3 और ये हो गया V T पावर 4। तो देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना, तो G इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इज दैट ओके, तो G इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो ये देखो ये एक यूनिक आंसर है ना, G जानते हो 0 अदर किसी सिस्टम के लिए नहीं आता है, फोटोन गैस के लिए G 0 आता है, ठीक है ना। बाद में जानते हो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जब हम लोग फेस ट्रांजिशन डिस्कस कर रहे होंगे, G 0 आने की वजह मतलब बेसिकली बताया जाता है ये कि G 0 इस चीज को इंडिकेट करेगा बाद में कि फोटोन का नंबर कंजर्व नहीं होता है, ठीक है ना, इसीलिए जो है ना G 0 हो रहा है, ठीक है ना। जब जब कोई नंबर कंजर्व होता है ना तो उसमें फिर G 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये एक्चुअली केमिकल पोटेंशियल से भी रिलेट होता है, बाद में देखोगे तो इसके लिए केमिकल पोटेंशियल भी निकालोगे ना तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो केमिकल पोटेंशियल या G 0 अगर हो रहा है तो ये इट इज बिकॉज नंबर ऑफ फोटोन इज नॉट कंजर्व्ड। आप सभी जानते हो ना, देखो जैसे मान लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें क्या होता है, एक फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, फोटोन कहाँ गया, फोटोन डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। तो आप जानते हैं फोटोन तो डिस्ट्रॉय होता ही है, तो एक्चुअली हम लोग फोटोन का डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो जब भी कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कंजर्व नहीं हो रहा है ना तो उसमें बेसिकली मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो सकता है, एक्सचेंज की बात नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय होना, ठीक है ना। नंबर ऑफ ओवरऑल नंबर ऑफ पार्टिकल अगर वेरी कर सकता है किसी सिस्टम का तो उसमें फिर G 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज मतलब बेसिकली इसका रीजन यही है, बिकॉज, ठीक है ना, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ फोटोन, ये नंबर है, समझ जाओगे ना, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन इज नॉट कंजर्व,
ऑलराइट, तो देखो ये फोटोन गैस से रिलेटेड कुछ बेसिक डिस्कशन निकल गया, ठीक है ना। अब देखो एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में मतलब डिस्कशन वही चल रहा है, ठीक है ना। अब से बस हम क्वेश्चन के फॉर्म में पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। कैलकुलेट सीपी फॉर फोटोन गैस, सीपी निकालिए फोटोन गैस के लिए। सीपी का मतलब क्या होगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। Sir, 4BVTQ. कितना आ रहा है? के पावर 4। देखो इसमें क्या होगा, ऐसे हम लोग सीपी ऐसे डिफाइन करते हैं ना, सीपी इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। तो देखो फोटोन गैस के लिए क्या होता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस इज आल्सो आइसोथर्मल। उसमें ऐसे बताया गया ना, देखो P इज इक्वल टू क्या है रिलेशन, A T टू द पावर 4। तो P अगर देखो इफ P इज कांस्टेंट, अगर P कांस्टेंट है देन T इज आल्सो कांस्टेंट हो गया, तो T भी कांस्टेंट हो गया, तो उस केस में dt जो है ना जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो dt है ना दैट विल बिकम जीरो, और यू आर सप्लाइंग सम हीट, है ना। तो यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हो मगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, तो dq इज नॉन जीरो, dt इज जीरो, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, मतलब सम डेल q और बाई जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज इन्फिनिटी, तो cp इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे कि फोटोन गैस के लिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इनफाइनाइट, इज दैट ओके। इनफाइनाइट स्पेसिफिक हीट और भी केस में बताए थे हम प्रीवियस क्लास में, याद है। इनफाइनाइट स्पेसिफिक हीट और कौन से केस में होता है, मेल्टिंग। Phase transition. हाँ मतलब फेज ट्रांजिशन में, है ना। जैसे मान लो मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है, मेल्टिंग, तो जैसे मेल्टिंग प्रोसेस में जानते हो जब आइस जो है वो मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, ऑल्दो इट इज एब्जॉर्बिंग हीट, मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है, मतलब देयर इज सम डेल्टा क्यू, मगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है। तो मतलब मेल्टिंग प्रोसेस में भी स्पेसिफिक हीट इन्फिनिटी हो जाता है, फिर वेपराइजेशन में भी स्पेसिफिक हीट इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से इसमें भी ध्यान रखोगे, फोटोन गैस के लिए सीपी जो है ना वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। ऑलराइट, नाउ देखो अनदर क्वेश्चन, कैलकुलेट isothermal compressibility of आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी निकालनी है इसकी, ठीक है ना, फॉर फोटोन गैस। कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला लिखो, खुद ही समझ में आ जाएगा क्या आंसर होगा। Sir, infinite. हाँ इसका भी आंसर इनफाइनाइट है। देखो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी याद है ना, हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, बेसिकली KT, ठीक है ना, इज इक्वल टू कैसे लिखा हुआ था, माइनस वन बाय V V और डेल V बाय del V by del P at constant temperature. डेल V बाय डेल P था ना। Yes sir. At कंप्रेसिबिलिटी में क्या constant होता है, डेल P, है ना, एट कांस्टेंट temperature. टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये होता है बल्क मॉडुलस का जैसा इनवर्स है ये, है ना। तो ये आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी का डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। तो फिर से वही बात है कि टी कांस्टेंट है यहाँ पे, देखो टी कांस्टेंट अगर होगा, टी कांस्टेंट उल्टा बोलोगे पी कांस्टेंट हो जाएगा, तो पी कांस्टेंट हो गया तो डेल पी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा -1/v, और यहाँ पे सम डेल वी होगा, मगर क्योंकि टी कांस्टेंट है ना, तो टी कांस्टेंट पे पी भी कांस्टेंट, तो चेंज इन प्रेशर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना।
तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी इसका KT जो है ना वो इनफाइनाइट होगा। इज दैट ओके? तो ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं जो देखो पूछा जा सकता है। तो अब देखो ये जैसे CP इनफाइनाइट हो गया, ठीक है ना, इसमें अगर CV निकालोगे ना तो CV इनफाइनाइट नहीं होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अगर हम देखो अनदर क्वेश्चन पुट करेंगे, कैलकुलेट CV फॉर फोटोन गैस, ठीक है ना। CV अगर हमें निकालना है फोटोन गैस के लिए, तो देखिए CV हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं ना, CV इज इक्वल टू डेल Q बाई डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसे ही होता है ना। तो डेल Q जब निकालोगे ना, देखो डेल Q को आप ऐसे लिख सकते हो डेल E, अभी हम लोग U को E लिख दे रहे हैं, समझ रहे हो ना, डेल E और प्लस यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से dV लिख दोगे, ठीक है ना। अब बाई यहाँ पे dt लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये डेल V लिख दो ऐसे, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वाला टर्म क्या हो गया, जीरो, ठीक है ना। यहाँ पे dV कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो V चेंज नहीं हो रहा है ना, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, डेल E बाई डेल T, ठीक है ना, डेल E बाई डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। इज दैट ओके? तो ये हो गया। तो ये हमेशा ध्यान रखोगे, ये हमेशा मतलब अभी देखो कोई सिस्टम अप्लाई नहीं किया गया, अभी जस्ट अभी लिखा गया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज किया गया, dq इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, dE प्लस TdV। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज किया गया है, तो ये मतलब समझ लो कि इसका जनरल फॉर्मूला है dE बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आप कह सकते हो CV को इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी आप ऐसे लिख सकते हो, या इसी को आप दूसरा सिंबल इसके लिए और ऐसे लिखते हैं ना, देखो दूसरा सिंबल ऐसा हो जाएगा, CV इक्वल टू डेल U बाई डेल T, ठीक है ना, ये कैपिटल U है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ध्यान रखोगे। दिस इज मतलब ये जनरल है, ये ऐसा नहीं कि फोटोन गैस के लिए लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये अभी जनरल है, ठीक है ना, CV का ये फॉर्मूला। अब हम फोटोन गैस का कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हैं तो लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे CV इज इक्वल टू हम लोग फोटोन गैस के लिए निकाले ना, E इज इक्वल टू कितना निकला था, देखो E इज इक्वल टू अभी ऐसे लिखे थे B, है ना, और इंटू V और T का पावर 4 ऐसे निकाला गया था, है ना। तो ये E का वैल्यू लिखोगे, और यहाँ पे dt हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसे है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिफरेंशिएट कर रहे हो आप। देखो ये E का वैल्यू लिख दिया, अभी हम लोग लिखे थे ना E इज इक्वल टू B V और T पावर 4 था। तो अब देखो वॉल्यूम कांस्टेंट करके डिफरेंशिएट कर रहे हो इसे, तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4, ठीक है ना, और B और इंटू V और T क्यूब हो जाएगा। इज दैट ओके? तो ये बेसिकली CV का फॉर्मूला निकल गया इसके लिए, ठीक है ना, CV इज इक्वल टू दिस मच। अब अगर A के टर्म में लिखोगे तो A इज इक्वल टू B बाई कितना था, सॉरी B इज इक्वल टू कितना था, 3A था ना, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। इज दैट ओके? तो ये CV का फॉर्मूला है फोटोन, CV इज इक्वल टू, ये आपको समझ में आ रहा है। E का फॉर्मूला अभी अभी जो हम लोग प्रीवियस पेजेस में लिखे थे, B इंटू V और T पावर 4 था, ठीक है ना, उसको यूज कर दिया। तो CV इक्वल टू 4B इंटू V और T का, तो ये CV का फॉर्मूला है इसके लिए, ठीक है ना। तो देखो फोटोन गैस के लिए अगर आप देखो CP माइनस CV निकालते हो, CP माइनस CV, तो ये तो हमारा इन्फिनिटी है, ठीक है, माइनस ये जो भी लिखोगे यहाँ पे 4B और इंटू V और T क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस समथिंग करोगे तो इन्फिनिटी तो आएगा, तो CP माइनस CV ध्यान रखोगे, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी आता है फॉर फोटोन गैस, ठीक है ना। तो फोटोन गैस के लिए ध्यान रखना है CP माइनस CV इन्फिनिटी आ जाएगा, ओके, ठीक है। क्या नहीं, CP माइनस CP अपॉन CV होता है ना, हाँ, तो CP अपॉन नहीं, गामा तो मतलब चलो ठीक है, CP बाय CV को गामा बोलते हो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सर इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे हम फोटोन गैस का टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते। हाँ नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। देखो एक स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इसका चेंज नहीं कर सकते हो, तो ऑब्वियसली नहीं चेंज कर सकते हो ना, क्योंकि प्रेशर ये रिलेशन ये है AT⁴ है, ठीक है ना। अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो फिर मतलब प्रेशर भी ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएगा। आप वॉल्यूम को चेंज करके प्रेशर को चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो मतलब जैसे किसी कंटेनर में मान लो फोटोन गैस है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हो आप, ठीक है ना, तो वॉल्यूम को एक्सपैंड भी करोगे तो भी प्रेशर चेंज। जनरली आइडियल गैस में क्या होता है कि वॉल्यूम को एक्सपैंड करने पे प्रेशर कम हो जाता है और वॉल्यूम को कंप्रेस करने पे प्रेशर
ज्यादा हो जाता है, ऑल्दो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट का दिया तो प्रेशर तो कांस्टेंट होगा ही, ठीक है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस इज ऑलवेज आइसोबारिक प्रोसेस फॉर फोटोन गैस, ऑलराइट, ठीक है। सर हम्म सर यहाँ पर DQ की जगह T डेल्टा S यूज करके फाइंड नहीं कर सकते इसको? ये आंसर दूसरा आ उसको गया। उससे भी कर सकते हो, ठीक है ना, उससे भी आ जाएगा। तो T की पावर 4 का रिलेशन आ गया। नहीं, वो टी डेल्टा एस आएगा ना, फिर एस को डिफरेंशिएट करोगे ना, ये एस लिख दोगे सर आ डायरेक्ट, गया, सही है, आ जाएगा, उसी से आ जाएगा। सेम आया है सर। एस को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, और एस में क्यूब है आपका, तो क्यूब को डिफरेंशिएट करो पावर 2 हो जाएगा, और इधर टी आएगा तो आ ही जाएगा, ठीक है ना, सेम आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसको जानते हो, अगर हम एक जनरल देखो, इसको हम इस तरीके से भी प्रूव कर सकते थे, याद है आप लोगों को सीपी माइनस सीबी का एक जनरल रिलेशन बताया गया था आप लोग को, व्हाट वाज द Yes, sir. रिलेशन? T dP by dt हाँ, at डीपी बाई constant volume, ऐसे था, डीटी है ना, एट कांस्टेंट volume, वॉल्यूम, ठीक है ना, और dV फिर by था dt यहाँ पे क्या था, डेल वी बाई डेल टी, है by ना, del एट T कांस्टेंट at constant pressure. प्रेशर। तो देखो ये P और T में तो रिलेशन है ही है, इससे इसको डिफरेंशिएट, अभी हमारे पास ये रिलेशन है P इक्वल टू ए टी टू द पावर 4 है, तो इससे तो हमारा ये समथिंग दे देगा, इट विल गिव समथिंग। अब हाँ, ये वाले टर्म में देखो वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट का दिया तो टेम्परेचर में चेंज जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये जीरो से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो यहाँ से भी वो चीज आ जाएगी, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते हो तो यहाँ से भी वही आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से देखो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू, यहाँ से टी आ जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 4a, ओके, और टी क्यूब हो जाएगा ये, और इनटू यहाँ पे डेल वी होगा, और ये जीरो हो जाएगा, तो दैट विल बी इन्फिनिटी, तो यहाँ से भी वही रिजल्ट आ रहा है। ये जनरल रिलेशन जरूर याद रखोगे, ये तो हम लोग हमेशा यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो फोटोन गैस से रिलेटेड कुछ बेसिक डिस्कशन हो गया, ऑलराइट। अब देखिए, जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें कई बार वर्क डन का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखो यहाँ पे कुछ बेसिक कैलकुलेशन करा रहे हैं, देखो वर्क डन बाय फोटोन गैस, ठीक है ना, फोटोन गैस, ठीक है, फॉर आइसो थर्मल प्रोसेस। देखो ये नोट्स में लिखा रहेगा ना, कभी एग्जाम में अगर आ गया कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है ना, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। तो वर्क डन हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं पी डीवी, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे पी डीवी, आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बिकम्स कांस्टेंट, है ना, आइसोथर्मल में टेम्परेचर प्रेशर दोनों कांस्टेंट है, तो यहाँ पे पी बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे डीवी बच जाएगा, तो मान लो वी इनिशियल टू वी फाइनल, तो यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा पी, और यहाँ पे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है ना, तो ये इसका वर्क डन हो गया। हम्म कौन सा टर्म? वो मतलब सपोज करो अभी जो है ना, बेसिकली हम ये, उसमें ये होता है ना कि मान लीजिए सिस्टम में आप अगर ऐड कर रहे हो ना नंबर ऑफ फोटो, मतलब ऐसा होता है ना, कोई सिस्टम है, ठीक है ना, तो उसमें तो म्यू तो ऐसे ही बोले ना, अभी हम नहीं कह रहे थे जी जीरो है, म्यू भी कितना है फोटोन गैस के लिए, जीरो होता है, ठीक है ना, फोटोन गैस के लिए म्यू भी जीरो आ जाता है, केमिकल पोटेंशियल, ठीक है ना, तो वो टर्म तो ऐसे भी कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना, बिकॉज म्यू इज जीरो हियर, ऑलराइट। तो एक तरह से ये जो वर्क डन हम लोग निकाल रहे हैं, ये मैकेनिकल वर्क डन है, ठीक है ना, ऑलराइट। तो इसे हम लोग देखो सिंपली ऐसे लिख देंगे P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, अगर टेम्परेचर के टर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, तो फर्दर आप इसको P की जगह पे आप ऐसे a t टू द पावर 4 लिख दोगे, तो ये हो जाएगा V फाइनल और माइनस V इनिशियल, ठीक है। तो ये वर्क डन हो गया, ठीक है। नाउ वर्क डन बाय फोटोन गैस इन adiabatic प्रोसेस, इसका देखो क्या आंसर होगा, वर्क डन बाय फोटोन गैस इन adiabatic प्रोसेस। तो फिर से ऐसे स्टार्ट करोगे, इंटीग्रेशन पीडीवी, ठीक है। इसका क्या आंसर आ रहा है, देखो वर्क डन, तो हमारे पास देखो ये था ना P और इंटू वी टू द पावर कितना था, 4/3 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C है, ठीक है ना। तो यहाँ से P की जगह पे हमेशा ध्यान रखो, वर्क डन में अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है ना, तो आपको प्रेशर को वॉल्यूम में चेंज करना पड़ेगा, यू विल हैव टू चेंज प्रेशर इनटू
वॉल्यूम। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखोगे किसी भी सिस्टम के लिए। अभी फोटोन के लिए चल रहा है ना डिस्कशन, देखो यहाँ पे बार बार अभी हम लोग फोटोन गैस लिख रहे हैं। आप आइडियल गैस का भी लिखोगे ना तो मेथड यही होता है कि वर्क डन में देखो अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे देखो बाहर कैसे हो गया था, आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो हम फोटोन गैस के लिए जानते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाता है, इसीलिए प्रेशर बाहर हो गया। ऐसा सिर्फ फोटोन गैस में होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो प्रेशर बाहर हो गया तो इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल हो गया था। अब लेकिन ऐसा नहीं है, अब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, ठीक है ना, तो टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो प्रेशर भी वेरी करेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे रूल यही है कि प्रेशर को आपको रिलेट किससे करना पड़ेगा, वॉल्यूम से। यू विल हैव टू रिलेट प्रेशर विद वॉल्यूम, इज दैट ओके। तो वॉल्यूम से जब आप प्रेशर को रिलेट करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए सी और बाई वी टू द पावर 4/3 हो जाएगा, तो ये पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, वर्क डन इज इक्वल टू यहाँ पे सी और वी टू द पावर 4/3 और ये डीवी हो जाएगा, इज दैट ओके। तो ये लिख देंगे, तो यहाँ से देखो सी तो बाहर आ गया और ये वी टू द पावर -4/3 है और इनटू डीवी, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो मतलब सम वी इनिशियल टू वी फाइनल है ये, मान लो, ठीक है ना, सम वी इनिशियल टू वी फाइनल, ओके। तो यहाँ से सी लिख देंगे और इसे इंटीग्रेट करोगे तो वी टू द पावर कितना हो जाएगा, +1 करोगे ना तो -1/3 आएगा, है ना, और डिवाइडेड बाय -1/3 और फिर यहाँ पे वी इनिशियल टू वी फाइनल ओके। तो वर्क डन देखिए इस तरह से लिखा जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू यहाँ से -3 आ गया और सी और वी टू द पावर -1/3, ठीक है ना। या चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना, यहाँ पे वी इनिशियल और इसे वी फाइनल ऐसे लिख देते हैं, वी फाइनल। तो देखो अब सी का वैल्यू जानते हो, सी इज इक्वल टू हम लोग किसके जगह लिखे हुए, ये सी को हटाना पड़ता है लास्ट में, देखो हाँ सी की जगह पी वी टू पावर 4/3 लिख दोगे, तो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, देखो यहाँ पे -3 और इसकी जगह p और v टू द पावर 4/3 लिखोगे और यहाँ पे v का पावर -1/3 है, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये, इट विल बिकम माइनस करके pv बन जाएगा, है ना, v इनिशियल और ये v फाइनल, ठीक है ना। मतलब अब यहाँ पे इनिशियल फाइनल ऐसे लिख दो, ठीक है ना, यहाँ पे प्रेशर भी अब आ गया ना, तो अब जस्ट ऐसे लिख दे रहे हैं इनिशियल और फाइनल, ठीक है ना। ये तो यहाँ से देखिए वर्क डन जो निकलेगा ना -3 और अब देखो यहाँ से बेसिकली दिस बिकम्स इक्वल टू -3 और ये पीवी बन गया इनिशियल फाइनल, इज दैट ओके। तो हम लोग इसको लिख देंगे, क्या कह रहे हो सर, सी के कोरिस्पॉन्डिंग जो भी है वो हम लिमिट के साथ लिख सकते हैं, मतलब लिमिट के अंदर लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना, दैट वी कैन राइट। तो देखो यहाँ पे जानते हो क्या है कि यहाँ पे बेसिकली ये जो है ना इस तरह से लिख दिया गया, अब ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये पीवी बन गया, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल और वी इनिशियल, ठीक है, या फिर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है ना, पी इनिशियल वी इनिशियल और माइनस पी फाइनल और वी फाइनल। तो ये वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस आ रहा है, ठीक है ना, फोटोन गैस का। सर इंटीग्रेशन तो लिमिट तो VF VI था, फिर तो वो अब तुम समझते नहीं हो, इंटीग्रेशन वेरिएबल कभी चेंज करते कि नहीं करते, इंटीग्रेशन करते हैं तो बोलो, इंटीग्रेशन जब कर रहे हो कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हो तो वहाँ वेरिएबल चेंज होता है कि नहीं होता है। मान लो अगर आप cos थीटा और इंटू साइन क्यूब थीटा ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हो और डी थीटा लिमिट 0 टू मान लो पाई लिखा हुआ है, आपने सब्स्टिट्यूशन किया तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं कि 1 to -1 हो जाता है लिमिट। अगर मान लो cos थीटा को t सब्स्टिट्यूट कर दिया तो लिमिट तो चेंज हो जाता है ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिमिट चेंज कर देंगे, बस इनिशियल फाइनल यहाँ लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो ये प्रेशर फाइनल, प्रेशर वॉल्यूम फाइनल हो जाएगा, प्रेशर इनिशियल और वॉल्यूम इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज दी वर्क डन, ठीक है ना। तो एडियाबेटिक प्रोसेस अगर है और फोटोन गैस है तो उसका वर्क डन ये निकलेगा, इज दैट ओके। तो देखो वर्क डन से भी कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो ये फोटोन गैस का जानते हो कंप्लीट बेसिक डिस्कशन हमने करा दिया आपको, ठीक है ना। अब जानते हो आप पेपर प्रीवियस ईयर का निकाल के देखोगे, जेस्ट एग्जाम हो या TFR के एग्जाम हो, मतलब जानते हो क्या होता है कि स्टैंडर्ड सिस्टम के स्टैंडर्ड रिजल्ट ही पूछ दिए जाते हैं। मतलब जो कुछ भी अभी बताया गया ना क्वेश्चन में डायरेक्टली इन्हीं चीजों को पूछा गया है, ठीक है। टी और वी में क्या रिलेशन होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है,
इवन नेट के एग्जाम में भी देखो तो यही पूछा गया है ज्यादातर, ठीक है ना, टी और वी में रिलेशन, ठीक है ना। ऑलराइट, सो दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑफ फोटोन गैस, ठीक है ना, फोटोन गैस का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे आइडियल गैस। सर इन सब रिजल्ट को याद रखना है। देखो याद नहीं रखना है इसको, तो सब कुछ तो आप याद नहीं रख सकते हो, लेकिन पढ़ते रहोगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग तो बिल्ड हो जाएगी ना, कैसे किया गया, हाउ कैलकुलेशन वाज डन, ठीक है ना। ये आपको अगर समझ में आ गया तो फिर आप क्या करोगे, इसको यूज करके मतलब अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गया तो एग्जाम में आप इसको डिराइव भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब मान लीजिए वर्क डन, देखो यहाँ पे वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, आपको ये याद नहीं है, लेकिन कैसे निकाला जाता है वो तो याद रहेगा ना। देखो मेन कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कि प्रेशर को चेंज करना है वॉल्यूम में, ठीक है ना, बस प्रेशर को वॉल्यूम में चेंज करके आप वर्क डन निकाल सकते हो, ठीक है ना। और हाँ, ये एक रिलेशन तो यहाँ पे याद रखना ही पड़ेगा, पीवी टू द पावर 4/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, दिस यू विल हैव टू रिमेंबर, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। तो आइडियल गैस, देखो आइडियल गैस हम लोग इसे अभी डिस्कस कर रहे हैं एज, ठीक है ना, ए थर्मोडायनेमिक, ठीक है। तो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की तरह इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें डिफरेंट कैलकुलेशंस हम आइडियल गैस के लिए करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो इसमें आइडियल गैस के लिए हम फेनोमेनोलॉजिकल रिलेशन इसे बोला जाता है, या फिर आप कह सकते हो इसे एक्सपेरिमेंटल रिलेशन, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंटल रिलेशन है, इसको हम थ्योरी से डेराइव नहीं कर सकते हैं, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है ना। दिस रिलेशन वी हैव टू एज्यूम इन द बिगिनिंग, ठीक है ना, कि आइडियल गैस एक ऐसा गैस होगा जिसके लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, तो अब देखिए यहाँ पे इसमें एन तो आप सभी जानते हो ना, एन इज इक्वल, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसको देखो हम लोग पहले थोड़ा बेसिक बता देते हैं, इसका बाद में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी यूज होगा। एन को डिफाइन किया जाता है बहुत तरीके से, जैसे नंबर, ये हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स हो सकता है या एटम्स हो सकता है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स, और डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, है ना, ऐसे ही लिखते हैं ना। एन इज इक्वल टू, इस तरह से लिखा जाता है, एन डिवाइडेड बाय एन ए, ठीक है ना। तो ये इसका एक डेफिनेशन है, एन डिवाइड बाय, ये एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है ना, दिस इज एवोगाड्रो नंबर, ऑलराइट। तो एन डिवाइड बाय एन ए, ऑलराइट। या फिर एन को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, एम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है ना, ये मतलब मास ऑफ जो भी गैस है, ठीक है ना, आइडियल गैस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो मास ऑफ गैस हो गया, और ये कहलाता है मोलर मास, ठीक है ना, ठीक है। तो m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से भी मास ऑफ गैस और डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है ना, इस तरह से लिख दिया जाएगा। या इसके लिए कोई दूसरा सिंबल यूज कर दें क्या, चलो ठीक है। आप एक्चुअली स्मॉल m जानते हो कई बार एक पार्टिकल के मास के लिए भी यूज होता है, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पे सिंबल चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मान लो कैपिटल M हमने लिख दिया और मोलर मास को MO लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, मतलब सिंबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। सो वी आर राइटिंग लाइक दिस, ठीक है ना, ये MO है, ये मोलर मास है। तो MO जो होता है ना, देखो यहाँ पे MO इज इक्वल टू मोलर मास, बेसिकली मतलब हो गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है ना। तो MO इज इक्वल टू हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, M इंटू Na, ठीक है ना। और इसमें स्मॉल m जो होगा ना, दैट इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो, MO हमने यूज किया है यहाँ पे मोलर मास के लिए, और ये मास ऑफ द गैस, मतलब जो भी कंटेनर में जितने भी जो भी गैस दिया हुआ है ना, उसका मास ये होगा, और ये मोलर मास है, ठीक है ना। और मोलर मास ध्यान रखोगे, एक मॉलिक्यूल के मास को अगर आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो, देन इट बिकम्स मोलर मास, ठीक है ना। ऑलराइट,
तो ये कुछ बेसिक सिंबल्स हैं, ठीक है ना। कभी कभी ध्यान रखोगे कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए। जैसे मान लो कभी क्वेश्चन आ गया कि कार्बन के एक एटम का कितना मास होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो ऐसा हो गया, व्हाट इज, या मान लो व्हाट इज मास ऑफ, ठीक है ना, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, ऑक्सीजन के एक एटम का कितना मास होता है, तो हम लोग देखो जनरली जानते हैं ना कि ऑक्सीजन जब लिखते हो ना, तो ये ऑक्सीजन का, ठीक है ना, ऑक्सीजन एटम हम बात कर रहे हैं, तो इसका मोलर मास लगभग हम लोग कितना लिखते हैं, 16 ग्राम। ये सभी को पता होगा, है ना। जैसे इसका मास नंबर 16 है ना, उसी के लगभग इक्वल होता है, ठीक है ना। मास नंबर से थोड़ा सा ज्यादा होता है जनरली, ठीक है ना। तो इसका मास नंबर आप जानते हो, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर 8 होता है, और मास नंबर कितना होता है, 16। तो मास नंबर जो है ना, वही इसका मोलर मास के बराबर होता है और ग्राम में होता है, ठीक है ना। जैसे क्लोरीन का मास नंबर आप देखते हो कितना होता है, 35, ठीक है ना, लगभग 35। तो उसका मोलर मास लगभग 35 ग्राम होता है, ठीक है ना, लगभग 35 ग्राम होगा, लेकिन वो मोलर मास होगा, दैट इज मोलर मास, मतलब मास ऑफ 1 मोल, ठीक है ना। तो अगर एक एटम का मास निकालना है ना, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो एक ऑक्सीजन एटम का मास अगर निकालना है तो हमें लिखना पड़ेगा 16 ग्राम और डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर Na, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये ऐसा निकल जाएगा यहाँ पे 16 ग्राम और डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.23 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है ना। तो देखो ये ध्यान रखोगे कि मोलर मास जो है ना, मोलर मास जनरली, मोलर मास इज रफली इक्वल टू होता है मास नंबर और इंटू ग्राम, मतलब लगभग इतना होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो हम एक दो लिख देते हैं, जैसे क्लोरीन है, मोलर मास ऑफ, मान लीजिए ऐसे देखो सिंबल है, आप समझ जाओगे का मतलब हो गया मोलर मास ऑफ क्लोरीन लिखना चाहते हो, तो लगभग जो है ना ये ऐसे लिख सकते हो 35, मास नंबर इसका 35 के आसपास होता है, ग्राम लिख दोगे, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन मतलब उतना तो याद नहीं रख सकते हो ना आप, लेकिन रफली हम बता रहे हैं, रफली ये यही एस्टिमेशन है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप मोलर मास ऑफ सपोज करो हम निकालना चाहते हैं, कोई दूसरा लिख देते हैं, आयरन का मास नंबर कितना होता है, 52 56 होता है ना, 56 ग्राम, ठीक है। तो ये 56 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना, उसमें क्या बोलते हैं, ये नहीं है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उसी का डबल जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना। अब जैसे देखो ये जो है ना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आप जानते हो 17 होता है, तो ऐसा नहीं कि मास नंबर 34 नहीं हो रहा है, 35 हो रहा है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा ज्यादा होने लगता है, ठीक है ना। आयरन में 26 होता है, आप जानते हो एटॉमिक नंबर, तो ऐसा नहीं कि 52 नहीं होगा, डबल नहीं होता है, तो थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें 56 है, ठीक है ना। तो इसका मास देखो ऐसा है, ये आयरन का जो है ना एटॉमिक नंबर 26 है और मास नंबर कितना है 56, ठीक है ना। तो इसका मोलर मास जो है ना लगभग 56 ग्राम होगा, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है बट अप्रोक्सीमेटली इतना ही होगा। तो अब एक एटम का मास निकालने की जरूरत पड़ेगी ना अगर, तो एक एटम का मास निकालेंगे तो एवोगाड्रो नंबर से फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसका ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है ना, इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ना, इसको एक तरीके से और लिखा जाता है, पीवी इज इक्वल टू एन जो लिखा गया ना, इसको आप ऐसे लिख दो यहाँ पे, कैपिटल एन और बाई एन ए, देखो ऐसे लिख दिया ना, कैपिटल एन बाई एन ए, और ये बन गया आर और इंटू टी। तो ये जो आर बाई एन ए है ना, ये इसको के लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये पीवी इज इक्वल टू आप जानते हो एन, और यहाँ पे के बी लिखते हैं और इंटू टी हो गया, तो ठीक है। तो ये भी आइडियल गैस इक्वेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग, चाहे ये इक्वेशन हो या ये इक्वेशन हो, इन दोनों को हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस, और ये हमेशा ट्रू है चाहे कोई भी प्रोसेस हो, ठीक है ना। इट इज ट्रू फॉर, ठीक है ना, ट्रू फॉर ऑल प्रोसेसेस, चाहे आइसोथर्मल हो, आइडियाबेटिक हो, आइसोकोरिक हो, सभी प्रोसेस में ये अप्लाई होता है, ठीक है ना। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस है। अब देखो इसमें केबी जो लिखा गया है ना, केबी आप सभी जानते हैं, केबी आर बाई एन ए की जगह लिख दिया गया है। इसमें आर को आप सभी जानते हो गैस कांस्टेंट कहलाता है, दिस इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट, और केबी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट,
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है ना। तो आर का वैल्यू शायद 8.31 होता है ना, 8.31, ठीक है ना, Yes. एसआई यूनिट में, ठीक है ना। अब यूनिट आप देख लोगे जो भी होता है, ठीक है ना। और केबी का वैल्यू जो होगा ना, केबी का वैल्यू ये 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 होता है, ठीक है ना। तो ये इतना इसका वैल्यू निकलेगा, क्योंकि इससे एनए से डिवाइड करोगे ना तो देखो 6 से डिवाइड, ये 6.023 आएगा, वो इसको डिवाइड करेगा, ये दे देगा, और इसमें 10 पावर 23 जो है वो ऊपर आ जाएगा, -23 हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग ये सभी वैल्यूज अगर रिक्वायर्ड होगा जब भी, तो हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखोगे, टीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखा जाएगा या फिर एनकेबीटी, ठीक है ना। ये दोनों इक्वेशंस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। अब कभी कभी देखो इसको और भी तरीके से लिख दिया जाता है, जैसे यहाँ पे देखो हम लोग अभी जैसे अनदर फॉर्म लिख रहे हैं, यहाँ पे अनदर फॉर्म देखो इसको कंप्लीट बता ही देते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास देखो पीवी इज इक्वल टू अभी लिखा गया ना एनआरटी, ये लिखा हुआ है, तो हम पीवी इज इक्वल टू एन को अभी देखो हम यहाँ पे ऐसे डिफाइन किया था ना, इस साइड से देखो यहाँ पे एन इज इक्वल टू हमने बताया मास बाय मोलर मास भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और इसमें देखो मास बाय, ये मास ऑफ गैस हो गया, समझ गया ना, मास ऑफ गैस, और ये मोलर मास। अब मोलर मास को हम कैसे लिख रहे थे, स्मॉल ए मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, और इनटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसको हम एक दूसरा तरीका होता है चेंज करने का, एन को ऐसे लिखोगे मास बाय मोलर मास और इनटू आरटी, ये आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से पी भी इज इक्वल टू ये मास, या इसको एक मिनट, इसको थोड़ा ऐसे लिख दो, देखो पी इज इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ पे मास और इसके नीचे ये वाला वॉल्यूम लिख देंगे, ये आ गया। और यहाँ पे देखो ये मोलर मास जो लिखा हुआ था ना, इसको लिख दोगे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और इनटू एवोगाड्रो नंबर और इनटू आर और इनटू टी, इज दैट ओके। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा, मास डेंसिटी, ठीक है ना, ये बन गया मास डेंसिटी। और ये देखो R बाई एन ए, R बाई एन ए क्या बन जाएगा K, ठीक है ना। तो ये KB और ये T हो जाएगा, और बाई ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है ना। सो समटाइम्स दिस काइंड ऑफ रिलेशन, देखो ये सब आप याद नहीं रख सकते हो, ठीक है ना, यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कभी अगर डेंसिटी की जरूरत पड़ गई, देखो जैसे मान लो इक्वेशन ऑफ स्टेट को डेंसिटी से रिलेट करना है, तो समझ में आना चाहिए कैसे हुआ था रिलेट, ठीक है ना। तो मतलब इसको m बाई कैपिटल M नॉट से रिलेट करना पड़ेगा। अब देखो हमने एक्सप्रेस कर दिया इसको केबी में और बेसिकली मास ऑफ वन मॉलिक्यूल में एक्सप्रेस कर दिया, कभी ऐसा हो सकता है कि मोलर मास में और आर में ही लिखा हुआ हो, ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना आ जाना चाहिए बेसिकली, ठीक है ना, दैट इज द पॉइंट, ठीक है ना। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोग इसे चेंजेस इस तरह से चेंज कर देते हैं। कभी कभी जानते हो एक और फॉर्म इसका यूज होता है, ठीक है ना, देखो इस तरह से अनदर एक फॉर्म और यूज होता है, जैसे पीवी इज इक्वल टू ऐसे एनआरटी लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ से देखो P और V और इज इक्वल टू, फिर इसको ऐसे लिख देते हैं N बाई एन ए, इसको N बाई एन ए लिखा गया, और यहाँ पे R और इंटू T, तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है P इज इक्वल टू N बाई V, और ये बन जाएगा KB और इंटू T, इज दैट ओके। R बाई एन ए क्या बन जाएगा KB, ठीक है ना। अब देखो नंबर बाई वॉल्यूम क्या बनता है, ये नंबर डेंसिटी, तो P इज इक्वल टू इसको आप ऐसे NV लिख दोगे, यहाँ पे नंबर डेंसिटी, ओके, और इंटू KBT, समझ में आ रहा है ना। देखो R बाई एन ए को KB लिखते हैं, ठीक है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ये नंबर डेंसिटी इस फॉर्म में भी यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कई फॉर्म्स में यूज होता है, ठीक है ना। अब देखोगे जस्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें जानते हो नंबर डेंसिटी को रिलेट करना था हमें प्रेशर से, हम इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। वो मैकेनिक्स के जैसा क्वेश्चन था कि एक सिलेंडर है, उसमें गैस फिल कर दिया गया, उसको रोटेट कर दिया गया और गैस को बोला गया आइडियल गैस है, ठीक है ना। तो उसमें प्रेशर हमें निकालना था, नंबर डेंसिटी दिया हुआ था, ठीक है ना। तो मतलब उसमें प्रेशर का रेडियल वेरिएशन था, निकालना था रोटेशन की वजह से, मतलब हम बताने ही चाह रहे हैं वहां पे इस रिलेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो आप देखो ये सब कुछ मेमोराइज नहीं करोगे, डोंट मेमोराइज, ठीक है। हम सब कुछ देखो ऐसा तो नहीं बताया ना कि देखो आइडियल गैस के लिए हम अगर ऐसे बताते ना कि देखो आइडियल गैस के लिए एक इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, दूसरा इक्वेशन होता है पी इज इक्वल टू एनवी इंटू केबीटी, अगर हम ऐसे बताते ना तो इसका मतलब आपको हम मेमोराइज करने के लिए बोल रहे हैं, हमने आपको कन्वर्ट करके दिखाया है, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाना चाहिए, ठीक है ना, कि कैसे कन्वर्जन करना है, और जब जरूरत पड़ेगा उस तरह से कन्वर्जन करके आप ऑब्टेन कर लोगे, ऑलराइट। चलो ठीक है, तो अभी हमें आइडियल गैस का जस्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट इंट्रोड्यूस किए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइडियल गैस का जो है ना, मतलब जिस तरह से फोटोन गैस का कैलकुलेशन कराया गया ना, जैसे एंट्रोपी निकाला गया,
ठीक है ना, ये सब कुछ ठीक है ना हम लोग डेराइव करेंगे, ठीक है ना। मतलब मेन जो होगा ना रिलेशन वो एंट्रोपी का ही रिलेशन होगा, बाकी तो सब लोग आप आइडियल गैस के लिए जानते हो, है ना। जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या रिलेशन होता है ये सब तो जानते ही हो ना, ठीक है। तो वो सब न्यू नहीं होगा, एंट्रोपी इज ओनली न्यू, ओके। नहीं नहीं वो इससे आएगा। हाँ जैसे इसमें आया ना पी बी टू पावर 4/3 डेराइव किया ना, वो तो डायरेक्ट नहीं लिखे, ठीक है ना, तो उसमें भी डेराइव हो जाता है, वो तो 11th क्लास के स्टूडेंट को भी कराया जाता है ना। हाँ नहीं तो वो ये जो रिलेशन है ना पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये काइनेटिक थ्योरी का मतलब जानते हो, मॉलिक्यूल लेवल पर डिस्कशन आ गया। तो ये जो रिलेशन है ना समझ लो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से डेराइव होता है। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी समझ लो ना, वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, दैट इज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो अगर हम पूछते हैं ना कि इस रिलेशन को आप कैसे डेराइव करोगे, तो फिर हम बोलेंगे कि वी कैन डेराइव दिस रिलेशन यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, समझ गए ना। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में आप इसको डेराइव नहीं कर सकते हो, लेकिन काइनेटिक थ्योरी से डेराइव हो जाता है। इज दैट ओके? ठीक है। सर यहाँ पर एनवी क्या है सर? साइड पर एनवी पहले भी यूज कर चुके हैं ना हम लोग क्लास में। एनवी यूज किया है कि नहीं किया है बताइए? नंबर बाय वॉल्यूम, ये कहलाता है नंबर डेंसिटी। देखो एनवी जो है ना यहाँ पे, एनवी इज इक्वल टू नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी। नंबर, इसको नंबर डेंसिटी बोला जाता है। ऑलराइट चलो ठीक है, अभी स्टॉप कर रहे हैं। सर नेक्स्ट क्लास 9:40 को स्टार्ट कीजिए। असाइनमेंट शो नहीं हो रहा है सर। अरे हाँ वो भूल गया था, अभी करते हैं, ठीक है ना, अभी कर देते हैं।